हेलो एवरीवन, दिस साइड काजल है एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगी। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की सीटैट 2020 और अदर टैट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप लोगों को हेल्प करूंगी। अगर आप सीटैट 2020 या अदर टैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक के एंड में मैं आप लोगों से दोबारा मिलूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हिंदी पेडागोजी का 13वां अध्याय डिस्कस करूंगी, जो कि है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम डायरेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपने इसके पहले के पार्ट जरूर देखे होंगे ताकि आप हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ में कंटिन्यू रहें। इसके अलावा मैंने इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, साइंस एंड पेडागोजी पे भी वीडियो बनाई है। आप चाहें तो वो कंटेंट प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रत्यक्ष विधि के कुछ अन्य नाम। पहला नाम है प्राकृतिक विधि, जिसे हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम बालक को उसी भाषा में पढ़ा रहे होते हैं जो भाषा हमें बच्चों को सिखानी होती है, और प्राकृतिक विधि के अंदर भी यही देखा गया है। निर्बोध विधि, जिसे हम रिफॉर्म मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बाद आई थी। देखिए, ये जो डायरेक्ट मेथड बनाया गया है, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिस्पॉन्स पे बनाया गया था। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसके अंदर हम एक एक शब्द को ट्रांसलेट करते चले जाते हैं और इस चीज़ से बच्चा कई बारी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको सुधारने के लिए प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड निकाला गया था, जिसमें ये माना जाता है कि हमें बालक को उसी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए जो भाषा हमें बच्चे को सिखानी है। अगला है सुगम पद्धति। सुगम पद्धति यानी कि इसे समझना आसान होता है, इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हमने समझा प्रत्यक्ष विधि के कुछ अन्य नाम। अब देखते हैं ये उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। इसकी उत्पत्ति हुई थी फ्रांस से, और इसके जो सिद्धांत है यानी कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बनाए गए थे जर्मनी में। ये कुछ बेसिक बातें अभी हमने डिस्कस की। अब चलिए कुछ और बातें समझते हैं। अब हम समझते हैं इस विधि के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया जाता है। सीखने की प्रत्येक शाखा पे, यानी कि लर्निंग के सभी ब्रांच पे फोकस किया जाता है। बच्चे सीखने की सभी शाखा को अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से उनके बारे में जान पाएँ, इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और भाषण की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ स्पीच होती है वाक्य, जिसे हम सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि के अंदर जिस तरीके को, जिस मेथड को अपनाया जाता है, वो है आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, जिसमें हम उदाहरणों की सहायता से बच्चों को एक नया नियम सिखाते हैं। यानी कि पहले बच्चों को कुछ उदाहरण देते हैं और उन उदाहरणों की सहायता से बच्चा उस नियम को अच्छे से सीख पाता है। इस विधि के अंदर मुख्य फोकस यानी कि मेन फोकस किया जाता है वादन और सुनने पे। स्पीकिंग और लिसनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इस विधि का जो आधार है यानी कि बेस है, वह है मान्यता, यानी कि यहाँ पे अजम्पशन को बेस बना के कक्षा में शिक्षण कराया जाता है। आप पहले से कुछ बेसिक बातें अज्यूम कर लेते हो, मान्यता बना लेते हो और उसके आधार पर शिक्षण करते हैं। अब चलिए इस विधि के कुछ गुण जान लेते हैं, यानी कि मेरिट्स को समझ लेते हैं। पहला गुण है व्याख्यान के बीच में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, यानी कि हम बालक को अपनी कक्षा में इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि वे व्याख्यान के बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि वो लेक्चर के बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट क्लास के अंदर बना रहेगा। अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, गतिविधि से भरा हुआ, यानी कि फुल ऑफ एक्टिविटी। हम अपनी कक्षा में अलग अलग गतिविधियाँ कराते हैं, जिसकी मदद से बच्चे की रुचि बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र आत्म सुधार, यानी कि स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन। बच्चा यहाँ पे खुद में सुधार करता है जब बच्चे को लगता है कि कहीं पे गलती हो सकती है, यानी कि टीचर के साथ साथ यहाँ पे छात्र भी अपने आप में सुधार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को नेगेटिव पॉइंट में मत लीजिएगा, इस पॉइंट को जरा समझिए।
यहाँ पे लिखा है व्याकरण नियमों द्वारा उपयोग नहीं सिखाया जाता। इसमें बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्याकरण में सिर्फ नियम ही नहीं, उपयोग के साथ उसे सिखाया जाता है। यहाँ पे आप उपयोग और नियम को अलग अलग नहीं कर सकते। जब आप कभी भी बच्चे को व्याकरण समझाएं तो उसका साथ में उपयोग भी हमें सिखाना चाहिए। अब चलिए इस विधि के कुछ दोष समझ लेते हैं, यानी कि डिमेरिट्स को समझ लेते हैं। ये जो विधि है प्रत्यक्ष विधि, इसके अंदर हम कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करते, यानी कि हमें जिस भाषा को सिखाना होता है हम सिर्फ और सिर्फ उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी भाषा में हम बच्चे को शिक्षण देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता और कई बार उसे इंटरेस्ट नहीं आता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके, बच्चों से हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके। और ऐसी कक्षा जिसके अंदर ज़्यादा छात्र हो, यानी कि जो ओवर क्राउडेड क्लासरूम होती है, उसके अंदर भी इस विधि को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। हमें एक से ज़्यादा विधि का इस्तेमाल एक समय पे करना चाहिए। छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान हो पाता है। इस विधि के अंदर जो बच्चों को शब्दावली हम दे रहे होते हैं, बच्चे सिर्फ उन्हीं का ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस विधि के अंदर बच्चों को सीमित शब्दावली मिलती है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस विधि के अंदर सबसे ज़्यादा मौखिक अभिव्यक्ति पे ध्यान दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का दोष भी है कि बाकी भाषा कौशल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।